गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। तो यहाँ पे आज हम क्या देखने वाले हैं, हमारे लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था जो हमने पिछले लास्ट 2 सेशंस में देखा हुआ है कि हम अपने प्रोजेक्ट में ये तो बना रहे हैं कि नंबर, अपने मोबाइल का नंबर स्टोर कैसे करते हैं, लेकिन जब भी हम ऑर्डिनो को रिस्टार्ट करते हैं या ऑर्डिनो को ऑन करते हैं तो हमें वापस से पूछा जाता है कि स्टोर यूर नंबर। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुआ वापस से, क्योंकि अगर हम जब प्रोडक्ट डिजाइनिंग अगर करेंगे, इस प्रोजेक्ट को अगर हम प्रोडक्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो मुझे बार बार पूछना नहीं चाहिए कि स्टोर यूर नंबर। अगर मैंने एक बार अगर अपना नंबर स्टोर किया हुआ है तो उसके बाद जब भी मैं मैसेज करूं या रिस्टार्ट करूं अपने ऑर्डिनो को तो मेरा नंबर जो है वो परमानेंटली वहां पे स्टोर होना चाहिए। सबको ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो रहा है? हाँ जी सर। हाँ, अशोक सर, विवेक सर, दीपाली मैम। ओके सर। यस ओके सर। हाँ यस यस सर। सक्सेना सर, अजय कुमार सक्सेना सर। हाँ, तो यहाँ पे सर हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि नंबर या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी इंटीजर वैल्यू हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके या ऐसा क्या प्रोग्रामिंग यूज करेंगे कि उस नंबर को या उस कैरेक्टर को परमानेंटली ऑर्डिनो में स्टोर कर ले, है ना। तो यहाँ पे सर एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसे कहते हैं ईप्रोम मेमोरी। हाउ टू यूज ईप्रोम मेमोरी। तो मैं सबसे पहले आपको ऑर्डिनो के जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स में से ऑर्डिनो में किस किस टाइप की मेमोरी है वो दिखा देता हूँ। तो आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। अब जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट है पिक्चर, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो ऑर्डिनो का है 6 to 20 वोल्ट। कोई मुझे इसका मीनिंग समझा पाएगा कि इनपुट वोल्टेज मतलब क्या है? This means how much current Arduino can take. मैम वोल्टेज, करंट नहीं, वोल्टेज। हाँ sorry, means how much voltage it can take. तो जो हम एडाप्टर जो लगाते हैं या पावर सप्लाई जो ऑर्डिनो को देते हैं वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 20 वोल्ट। Yes. हम हमेशा 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो इसका जो प्रॉपर्टी है आपका पहला ये है कि आपका इनपुट वोल्टेज जो है 6 to 20 वोल्ट के बीच में आप यूज कर सकते हैं। फिर हमें पता है एनालॉग इनपुट पिंस 6 हैं, A0 to A5। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस 14 है, उसमें से 6 पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की है। डीसी करंट ऑन इनपुट आउटपुट पिंस वो है 40 मिली एम्पियर जब हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई यूज करते हैं ऑर्डिनो का। क्लियर? और डीसी करंट ऑन 3.3 वोल्ट। सर Yes. ये 5 वोल्ट VCC जो होता है तो सर ये 6 वोल्ट से लेकर जो इनपुट वोल्टेज है वो उससे कम है सर, वो तो कैसे नहीं, दोनों सेम नहीं होते क्या? नहीं, यहाँ पे सर जो देखिए यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे आपको ये आपको दिख रहा है, आपको एडाप्टर लगा हुआ है यहाँ पे जी। हाँ, तो ये जो सर एडाप्टर है, ये एडाप्टर ये इनपुट है, ये यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, हाँ। ओके। यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं, तो ये आपका 6 to 20 वोल्ट की रेंज में होना चाहिए। मतलब आप मोस्ट ऑफ द केसेस में 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज करते हैं। जैसे एडाप्टर मतलब मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, इसे कहेंगे सर एडाप्टर। ये सर एडाप्टर आप यूज करते हैं ऐसा, है ना। तो ये आपका जो एडाप्टर है, ये आपका एडाप्टर 6 to 20 वोल्ट के रेंज में होना चाहिए। अब जैसे इसके स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज लिखा हुआ है, सॉरी इसका आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ है DC 8.4 वोल्ट और करंट है 1.0 एम्पीयर, है ना। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज जो है ये हम कितना दे रहे हैं ऑर्डिनो को? 8.4 वोल्ट दे रहे हैं, जो कि हमारे स्पेसिफिकेशन में आ रहा है। अब ऑर्डिनो में सर आपके ऑर्डिनो में भी जो हमें जो सप्लाई मिलता है वो 5 वोल्ट यहाँ से मिलता है, इस पिन से मिलता है 5 वोल्ट सप्लाई। हमें अगर कभी 5 वोल्ट चाहिए तो हम यहाँ से लेते हैं, है ना जी। उसके अलावा फिर डीसी करंट जो है 3.3 वोल्ट पिन पे वो 50 मिली एम्पियर है। फ्लैश मेमोरी, यहाँ पे जो फ्लैश मेमोरी है वो है आपकी 32 KB। आपकी फ्लैश मेमोरी है 32 KB। ये जो मेमोरी है इसे आप अज्यूम कर लीजिए आपके मोबाइल का जो रॉम मेमोरी होता है या कंप्यूटर में जो रॉम मेमोरी होता है, जहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स
स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर मुझे कुछ डिलीट करना है तो सिंगल डिलीट बटन से वो फ्लैश हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनो में वो फ्लैश मेमोरी कितनी है, 32 KB। आप अज्यूम कीजिए कि आपका एक जो आप फोटो लेते हैं, हम एक इमेज जो कैप्चर करते हैं वो भी MBs में होती है, 1 MB, 800 KB, 2 MB, है ना। तो यहाँ पे मेमोरी हमारे पास कितना है, फ्लैश मेमोरी 32 KB। तो हम ऑर्डिनो में इसलिए कोई पिक्चर हम स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे जो स्टैटिक रैम है वो है आपकी 2 KB। अब स्टैटिक रैम मतलब होता है आपका कि जैसे आप मोबाइल फोन में आप रैम मेमोरी होती है 4 GB 8 GB की, जो कि आपकी एप्स को, जो भी हम एप्स इंस्टॉल करते हैं वो जब रन होती है तो वो कौन सी मेमोरी यूज करती है, मोबाइल रैम मेमोरी यूज करती है। क्लियर है ये भी, स्टैटिक रैम है ना। अब यहाँ पे थर्ड एक और है EEPROM मेमोरी। अब यहाँ पे है EEPROM मेमोरी। तो यहाँ पे EEPROM मेमोरी जो है ये है आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है आपकी परमानेंट मेमोरी, जिसमें हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे तो वो आप इरेज तभी कर सकते हैं जब आप वहां पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस कुछ देंगे, प्रोग्रामिंग थ्रू भी आप जब वहां पे उसे इरेज करना चाहिए। क्लियर? Okay. तो ये हमारे पास कितनी है, ये है 1 KB। आप EEPROM को अज्यूम कर लीजिए कि ये आपकी ये परमानेंट मेमोरी है। उसके बाद इसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, तो वो है 16 मेगाहर्ट्ज, जो कि मतलब हमारी हार्ट बीट्स जो है उसी तरह से ऑर्डिनो की जो क्लॉक स्पीड है वो है 16 मेगाहर्ट्ज। तो हम जो भी डाटा अगर मुझे परमानेंटली स्टोर करना है तो मुझे कहाँ स्टोर करना होगा, EEPROM में। मेरा जो कोड जो यूज होता है, वो कहाँ यूज होता है, वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, जो मैं कोड जो स्टोर करता हूँ। हम जब वो स्टैटिक मेमोरी नहीं, वो फ्लैश मेमोरी। तो फिर स्टैटिक स्टोर करते हो। स्टैटिक मेमोरी में मैम जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं ना, हाँ जी, वो वहां पे वो रन करते हैं वहां पे। ओके। और फ्लैश मेमोरी में जो भी हमने कोडिंग किया वो पूरा का पूरा फ्लैश मेमोरी में स्टोर होगा। यस। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जैसे देखिए मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैम जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो फ्लैश मेमोरी में जो भी हम कोड अपलोड करते हैं, यहाँ पे आपको उसकी स्पेस दिखेगी। मैं एक सेकंड यहाँ पे आपको दिखा सकूं तो ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6290 बाइट्स ऑफ फ्लैश मेमोरी रिटर्न। जो भी आपने कोड लिखा है ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है, 6290 बाइट्स ऑफ फ्लैश मेमोरी यूज्ड। यहाँ पे देखिए ये देखिए आपका टोटल जो है 32 KB में से 19% मेमोरी आपने यूज किया हुआ है ना। और उसके बाद आपने जो ग्लोबल वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, वो आपने इतना यूज किया हुआ है 34%। ठीक है, तो स्टैटिक मेमोरी आपकी है 2 KB, जिसमें से आपने 705 बाइट्स आपने यूज किए हुए हैं। आपके बचे हुए कितने बाइट्स हैं वहां पे, 1343 बाइट्स। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। यस। तो यहाँ पे कोड जो है वो हमारा हमेशा स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी में। स्टैटिक मेमोरी में हम यूज करते हैं हमारे वेरिएबल्स, जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स भी वहीं स्टोर होते हैं हमारे। सर स्टैटिक और डायनामिक सर? स्टैटिक और डायनामिक मैम ये टर्म है प्रोग्रामिंग में। नहीं सर, मेमोरी में भी है। अच्छा, तो मैम यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑर्डिनो में है 3 टाइप की मेमोरीज हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। एक है फ्लैश मेमोरी जो कि 32 KB की है, एक स्टैटिक रैम है जो कि 2 KB की है, और एक EEPROM है जो 1 KB की है। तो फ्लैश मेमोरी में हम स्टोर करते हैं अपना कोड, स्टैटिक रैम मेमोरी में हम यूज करते हैं जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, और EEPROM में यूज करते हैं हम हमारा परमानेंट स्टोरेज के लिए।
सर जो आर्डिनो के और भी जो किट्स आते हैं उसमें सर सेम मेमोरी होती है या फिर उसमें ज़्यादा होती है? सर हर एक का डिफरेंट यूज होता है, उसकी मेमोरी डिफरेंट जैसे ऑर्डिनो मेगा में आई थिंक 64 KB का फ्लैश मेमोरी होता है, स्टैटिक मेमोरी वहाँ पे 4 KB होती है और EEPROM होता है वहाँ पे 2 KB। ओके। तो इस तरह से हम मेमोरी में ये 3 डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग, अब थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज सबसे पहले मैं आपको अपना आउटपुट दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा कि हम एंड कहां पे करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो EEPROM मेमोरी है उसे क्लियर कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। क्लियर मतलब कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर उस मेमोरी में अगर कुछ बाइट्स अगर यूज किए होंगे इससे पहले हमने, तो हमें उसे क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले EEPROM मेमोरी अगर यूज करनी है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा कि EEPROM मेमोरी की फाइल जो है वो इंक्लूड करनी होगी। तो इंक्लूड स्केच ऑप्शन में आएंगे, स्केच ऑप्शन से आप इंक्लूड लाइब्रेरी में आएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी से आप यहाँ पे EEPROM देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप EEPROM को क्लिक करेंगे और ये आपका EEPROM मेमोरी जो है वो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो गई है। उसके बाद मुझे अब क्या करना है, अपनी EEPROM मेमोरी को क्लियर करना है, मतलब जो भी उसमें डाटा है उसे क्लियर करना है। तो क्लियर करना है मतलब हमें वहां पे नल कैरेक्टर्स देने होंगे, तो अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे ऑर्डिनो से EEPROM पे राइट करना होगा नल कैरेक्टर, यस सर, है ना। EEPROM से ऑर्डिनो से EEPROM पे नल कैरेक्टर्स राइट करने, तो मैं यहाँ लिखूंगा EEPROM EEPROM डॉट राइट WRITE राइट। यहाँ पे आपका रहेगा एड्रेस, किस लोकेशन को आपको क्लियर करना है, कॉमा उस लोकेशन पे आपको क्या देना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे नल कैरेक्टर देना है, नल कैरेक्टर मतलब बेसिकली एक ब्लैंक कैरेक्टर होता है, तो मैं यहाँ पे नल कैरेक्टर दे देता हूं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये एड्रेस कौन सा होगा, तो ये एड्रेस आप जो भी डिफाइन करोगे, अभी अगर आप यहाँ पे 100 लिखोगे तो वो 100 वाले लोकेशन पे क्लियर होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं। तो इस तरह से हम एक लोकेशन को हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं। मुझे इसको स्टोर करना होगा प्रोग्राम को। तो अब मैंने यहाँ पे इसका जो फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन था, 0 जो मेमोरी लोकेशन है उसे क्लियर कर दिया। अब आपकी EEPROM की मेमोरी कितनी है, EEPROM मेमोरी कितना है आपका, 1 KB। 1 KB का मतलब होता है, यहाँ पे 1 KB का मतलब कितना होगा, कितने बाइट्स होंगे, 1 किलोबाइट्स है, तो कितने किलोबाइट्स होंगे ये, मतलब कितना टोटल 1024। यस, तो आपका 1 किलोबाइट्स मतलब होता है 1024 बाइट्स, ना कि 1000 बाइट्स, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने बाइट्स हैं EEPROM मेमोरी के, 1024 बाइट्स, 4 बाइट्स। तो हम यहाँ पे अगर मुझे 1024 बाइट्स अगर मुझे क्लियर करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे अगर मुझे 1024 बाइट्स अगर क्लियर करने, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर इंटीजर I equals to 0, yes, I less than 1024, I प्लस प्लस, और ये EEPROM डॉट राइट I कॉमा नल कैरेक्टर। क्लियर, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो अब जो मेरे पास जो भी मेमोरी है वो आपकी मेमोरी पूरी क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने कल के जहाँ पे हमने कल सेशन को स्टॉप किया था वहीं पे आ जाता हूँ। मैंने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अगर मैं एक बार अपना नंबर स्टोर कर दूं तो मुझे मैसेज आ जाए
योर नंबर स्टोर सक्सेसफुली। फिर मैं अगली बार अगर सिस्टम को ऑन करूं, तो मुझे डायरेक्टली वेलकम टू वर्चुअल पाठशाला दिखना चाहिए, ना कि वापस से मुझे मैसेज है स्टोर यूजर नंबर। तो ये हमारा टास्क है, तो मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूं अभी। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने अभी क्लियर किया हुआ है मेमोरी को इस प्रोग्राम से पहले। तो अभी आपके स्क्रीन पे लिखा है स्टोर यूजर नंबर, तो मैं यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ उसे। मैं ऐसे मैसेज लिखता हूँ स्टोर। ठीक है, मैंने अभी स्टोर करके मैसेज पास किया हुआ है। अभी यहाँ पे जीएसएम में मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि बार बार बहुत स्पीडली ब्लिंक हो रही है। तो एक बार मैं इसे स्टॉप कर ऑफ करके ऑन करता हूँ। सर मोबाइल में जैसे हम जो अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, कंपनी का जो बीच में अपडेट करते हैं, वैसे सर कंप्यूटर में बायोस को फ्लैश करते हैं। कंप्यूटर का जो बायोस मेमोरी होती है वो इक्विवेलेंट टू EEPROM के बराबर शायद आरडीएम में। तो इसमें भी सर ऐसा अपडेट कंपनी का अपडेट आता है या फिर वो स्टैंडर्ड रहता है? नहीं सर, इसमें देखिए ऑर्डिनो जो है आपका, जो मोबाइल है या आपका जो कंप्यूटर है, वो अपडेट कब होता है, ऑटोमेटिकली कब अपडेट होता है, जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। यस, उस समय आपका मोबाइल या कंप्यूटर पे आपको मैसेज आता है प्लीज अपडेट यूर सिस्टम। यहाँ पे सर हमारे ऑर्डिनो में सर इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए इसमें अपडेशन का नहीं आता है। लेकिन आपको इसके अगर वर्जन अपडेट करने हैं, जैसे यहाँ पे जैसे आप ऑर्डिनो देख रहे हैं, ये ऑर्डिनो 1.8.13 है, तो इसका जो वर्जन, जो सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट्स होती है, तो आप ऑर्डिनो की वेबसाइट पे जाके नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं वापस से अब ऑर्डिनो धीरे धीरे ब्लिंक हो रहा है, तो मैं यहाँ से मैसेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। स्टोर यूजर नंबर, तो मैं मैसेज भेज रहा हूँ स्टोर नहीं मिल रहा है मुझे कोई मैसेज। स्टार्ट। नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो ठीक है, अभी के लिए मैं आपको प्रोग्रामिंग में ही ले चलता हूँ। तो अब जैसे आपने देखा कि पहले हमने क्या किया कि पहले हमने EEPROM पे राइट किया। राइट करने का हमारा पर्पस क्या था कि हम EEPROM की मेमोरी को क्लियर कर रहे थे। तो EEPROM.WRITE जो फंक्शन है वो यूज होता है आपका, कि आपको अगर कोई डाटा अगर राइट करना है EEPROM मेमोरी पे, तो आपको फंक्शन यूज करना होगा EEPROM.WRITE। क्लियर है सबको? अब हम क्या करते हैं, हम पहले राइट तो करते हैं EEPROM पे, हम पहले राइट करेंगे, उसके बाद EEPROM से रीड करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली जो हमने राइट किया था, क्या वहाँ से वो हमें वही मिल रहा है या नहीं, वही कैरेक्टर या वही नंबर मिल रहा है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे EEPROM मेमोरी हमने इंक्लूड की, एक वेरिएबल ले लिया, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया I, और I वेरिएबल में हमने डाटा स्टोर किया हुआ है कैरेक्टर कैपिटल Y। एक इंटीजर वैल्यू ले लिया J, उसका वैल्यू हमने उसे स्टोर किया हुआ है 1, J में हमने एक 1 इंटीजर वैल्यू पास की है। एड्रेस हमने यहाँ पे लिया हुआ है एड्रेस 0, एक एड्रेस है जो कि 0 है। तो पहले मैं वापस से अपने प्रोग्राम को वापस से इरेज कर देता हूँ, मतलब EEPROM को पूरा क्लियर कर देता हूँ।
जो हमने इससे पहले जो प्रोग्राम देखा था, प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड्स। एक सेकंड, प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड। एक सेकंड, प्रोग्राम चेक कर लें, इस प्रोग्राम में कोई फॉल्ट नहीं है। Uploading to board किस तरह का काम है? Can't open device COM port 10। सर TXRX पे नहीं मैम, वो वहाँ पे आज कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। COM port 10। सो मे भी पता नहीं मुझे किस वजह से ये प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड दिखा रहा था। तो हम पहले जो हमारा जो EEPROM मेमोरी है उसे क्लियर कर देते हैं। तो आपकी जो EEPROM मेमोरी है आपकी वो क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सर यहाँ पर आपने ओनली आर्डिनो कनेक्ट किया है ना? यस मैम, ऑर्डिनो ही। तो यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं मैम, यहाँ पे देखिए हमने EEPROM.write जीरोथ लोकेशन पे हमने आई वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है। ये आपका जीरोथ मेमोरी लोकेशन पे EEPROM की हमने आई स्टोर किया हुआ है, आई वेरिएबल स्टोर करना है। आई क्या है? कैपिटल Y है। आई क्या है आपका? कैपिटल Y है। और 1 वाली लोकेशन पे हमने J को स्टोर किया हुआ है। J क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। क्लियर? अब वहां से हम फिर क्या कर रहे हैं, हम अभी हमें रीड करना है। तो मैं रीड कैसे करूंगा? EEPROM.read और यहां पे रहेगा आपका मेमोरी लोकेशन। EEPROM.read आपका मेमोरी लोकेशन। तो यहां पे आपने आपका जो मेमोरी लोकेशन है 0, तो आपको 0 लोकेशन पे आपको क्या मिलना चाहिए? हमें क्या मिलना चाहिए? Y। और 1 मेमोरी लोकेशन को जब स्टोर रीड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे serial डॉट प्रिंट EEPROM लोकेशन 0। और मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ln और मैं दूसरे लाइन में लिखता हूँ EEPROM लोकेशन। ठीक, तो मैं इस प्रोग्राम को अब अपलोड कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। ये जो डेटा टाइप है उसका साइज मैटर नहीं करता? एक कैरेक्टर है, एक इंटीजर है, और आप एड्रेस लोकेशंस जो है वो मतलब एक पे 0 दे रहे हैं, एक पे 1 दे रहे हैं, तो इसका कोई साइज मैटर नहीं करता? मैम साइज मैटर करता है। जो वहां पे जो EEPROM मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, एक्चुअली वो स्टोर होता है आपका ASCII वैल्यू।
ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ, आस्की वैल्यू, ठीक है Yes. ठीक है, वो जो कैरेक्टर सेट पूरा आता है वो आस्की नहीं आता है ना? यस, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आस्की वैल्यूज, ठीक है, तो ये आपकी आस्की टेबल है। तो ये आस्की टेबल ये वाली टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो इंटीजर वैल्यू ही आता है, लेकिन जब मैं स्टोर करता हूँ तो हमने कैपिटल वाई स्टोर किया हुआ है। हाँ, तो ये देखिए कैपिटल वाई का डेसिमल वैल्यू क्या है आपका 89, आपको दिख रहा है? हाँ, कैपिटल वाई का आस्की वैल्यू है 89। 65 से शुरू होता है ना ये? यस मैम, यस। तो यहाँ पे ये आस्की वैल्यू क्या है, टोटल ऐसे 250 कैरेक्टर्स का, 255 कैरेक्टर्स का, यहाँ पे आपको 127 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। यस, तो ऐसे हर आस्की वैल्यू के लिए एक वैल्यू डिफाइन की हुई है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि मुझे 0 नंबर जो है, जो न्यूमेरिकल जो कैरेक्टर 0 है, इसे हम कैरेक्टर्स ही देख रहे हैं सारे, ये नंबर्स नहीं है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स नहीं है, ये कैरेक्टर वैल्यूज है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो 0 जो वैल्यू है आपकी, उसकी आस्की वैल्यू होती है बेसिकली इंटरनली इन इंटीजर्स। हाँ, तो ये आपका कैरेक्टर 0 का जो आस्की वैल्यू है ये 48 है। कैपिटल ए का जो आस्की वैल्यू है ये 65 है। स्मॉल ए का जो आस्की वैल्यू है वो है 97। ये मैम टेबल में यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने हमारे प्रोग्राम में, जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम अपलोड किया, मैं अगर इसका यहाँ से अगर मैं आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखेगा EEPROM लोकेशन 0 क्या स्टोर हुआ है आपका Y, और EEPROM लोकेशन 1 पे आपका क्या स्टोर हुआ है 1, जो कि आपका 0th लोकेशन पे हम I स्टोर कर रहे थे। I में हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, हमने कैरेक्टर Y डिफाइन किया हुआ था। J में हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, का मतलब इंटरनली 89 फ्लोर है। यस मैम, ये अगर मैं यहाँ से अगर कैरेक्टर वाला ये यहाँ पे डाटा टाइप हटा दूं तो आपको वहां पे यहाँ पे आपको दिखेगा 89। ये देखिए, मैं वापस से इसे क्लियर करता हूँ, आउटपुट को, सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। यस, तो EEPROM लोकेशन पे आपको क्या आया 89। हाँ, अल्फाबेट्स में तो चलो सिंगल कैरेक्टर वो समझ में आ गया। अगर मान लो 45 75 कोई इंटीजर वैल्यू हो तो क्या 2 लोकेशंस लगेंगी? मैम 45 जो है आपका वो वहाँ पे प्रॉपरली स्टोर नहीं होगा, आपको उसको कैरेक्टर्स में डिवाइड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले इस वाले प्रॉब्लम को, तो ये आपका क्लियर हुआ कि EEPROM मेमोरी पे आपका कैरेक्टर या इंटीजर स्टोर नहीं होता है, मतलब कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, वहाँ पे उसका आस्की वैल्यू स्टोर होता है। आस्की वैल्यू स्टोर हो गया, मतलब मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि इंटीजर में आपने जो J में 1 वैल्यू दी हुई है, अगर वो 2 डिजिट वैल्यू हो तो हाउ मच स्पेस या हाउ मच एड्रेस लोकेशन इट विल टेक? अब जैसे मैम मतलब यहाँ पे दो जैसे locations नहीं मैम, जैसे अभी क्या है, यहाँ पे आपका कैरेक्टर ही होता है आपका आस्की वैल्यू, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये जो 1 लिखा था, क्योंकि आपने जब आस्की वैल्यू में जब देखा था, ये आस्की वैल्यू है, ये आपका, ये आपके आस्की वैल्यू है। तो ये आस्की वैल्यू में आपको कैरेक्टर जो हमने Y लिखा हुआ था, तो हमें उसकी क्या 89 मतलब क्या था, वो उसकी आस्की वैल्यू थी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, सपोज इस प्रोग्राम में मैं लिखता हूँ 45, तो ये जो 45 है ना, ये आस्की वैल्यू स्टोर हो रही है, ना कि वहाँ पे वो कैरेक्टर 45 या मतलब न्यूमेरिकल 45 स्टोर नहीं हो रहा है, वो आस्की वैल्यू 45 स्टोर हो रही है। सर इसका आउटपुट दिखाइए ना, अगर 45 जैसे मैं J इक्वल टू 45 का आउटपुट। यस मैम, जैसे मैं 45 लिख रहा हूँ यहाँ पे J, और रीड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सपोज मेमोरी लोकेशन का J, यहाँ पे 1 पे 45, यस रीड, यस मैं यहाँ पे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ EEPROM.write 1, तो मैं यहाँ पे मुझे 45 आंसर मिलेगा अभी के लिए मुझे मिलेगा 45। जैसे आपको
ये देखिए 45। मैं इसे वापस से क्लियर करता हूँ और इनको वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। यस, तो आपके मेमोरी लोकेशन पे क्या है 45। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टर उस पे कौन सा कैरेक्टर कौन सा है वहां पे 45 क्या है आपका आस्की वैल्यू। अब ये 45 का हम कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं वापस इसे क्लियर कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको मेमोरी लोकेशन पे अब क्या मिला आपको, ये हाइफन कुछ डैश टाइप, आप डैश या हाइफन कुछ दिख रहा है। अब मैं आस्की वैल्यू टेबल में चल जाता हूँ, 45 पे देखते हैं हम क्या है। ये देखिए 45 पे आपको क्या है, ये देखिए माइनस वाला साइन है, प्लस कॉमा माइनस दिख रहा है आपको 45 पे। मैं अगर इस टेबल को बड़ा कर दूं, क्लियर है सबके लिए? यस सर। है ना? तो EEPROM मेमोरी में हमारे पास स्टोर क्या होता है, आस्की वैल्यू। उस आस्की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना होगा आपके कैरेक्टर से। तो अब जैसे मैम का जो क्वेश्चन था कि अगर मुझे स्टोर करना है वहां पे, अज्यूम कीजिए मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, मैंने एक छोटा सा पहले बिजनेस भी स्टार्ट किया था, सब्जी वाला करके मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैंने जिस फर्म के साथ मैं पार्टनरशिप में था, तो मैंने वहां पे एक प्रोडक्ट बना के दिया था कि हम जो सब्जियां खरीदते हैं उसके लिए हमें पैसा अगर न देना पड़े, हम अगर कस्टमर्स को एक कार्ड दे दें और उसमें उनसे बैलेंस डलवा दें 1000 रुपीज या 500 रुपीज, जितना भी उन्हें सब्जी चाहिए होगी वो उतना सब्जी लेने के बाद टोटल काउंट हो जाए उसका वहां पे, और वो जैसे ही कार्ड स्वैप करे तो उनके इसमें से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाए और उनको मैसेज भी आ जाए कि आपके पास इतना बैलेंस बचा हुआ है और आज आपने इतने की सब्जी खरीदी है। तो यहाँ पे जब मुझे ये डाटा कहाँ पे स्टोर करना होगा, EEPROM। हाँ, ये मुझे डाटा, क्योंकि मैं अगर रिस्टार्ट करूंगा सिस्टम को तो वो तो सारा डाटा गायब हो जाएगा। तो अगर मैंने 1000 रुपीज का किसी के RFID कार्ड या किसी कार्ड में मैंने अगर 1000 रुपीज बैलेंस दिया हुआ है, तो उस 1000 रुपीज में से अगर 100 रुपीज की सब्जियां हमने ली हुई है, तो उस वापस से उस मेमोरी लोकेशन पे क्या अपडेट हो जाना चाहिए, 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 900। तो यहाँ पे वो जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम कैसे स्टोर करेंगे, तो हम उस 1000 को हम 4 कैरेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। उन नंबर्स को हम 4 कैरेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपको अगर 1000 में से 1 चाहिए, आपको 1000 में से 1 चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स में कौन सा ऑपरेशन करेंगे कि आपको रिमाइंडर 1 मिले या क्वोशंट 1 मिले, आप कौन सा मैथमेटिक्स ऑपरेशन करेंगे? डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग में 2 ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको मॉडुलस ऑपरेटर, यस, मॉडुलस ऑपरेटर और डिविडेंड मॉडुलस ऑपरेटर, बट 2 से ही तो करेंगे कि 1 और 0 रिमाइंडर आ सकता है। मैम ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। हाँ, रिमाइंडर की बात कर रही हूँ, आप डिवाइड तो करोगे ना किसी से। यस, तो मैम अगर आप इसे 1000 डिवाइड बाय 2 करोगे, 1000 मॉडुलस ऑपरेटर 2 करोगे, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। हमें क्या चाहिए? 1 या 0 चाहिए। नहीं, हमें 1 चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, 1 मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं 1000 डिवाइड बाय 1000 करता हूं, डिवाइड बाय 1000, अब मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर से आपको रिमाइंडर मिलता है, डिवीजन ऑपरेटर से आपको मिलता है क्वोशंट। तो आपका जो क्वोशंट है वो कितना है? 1। तो अब आपको ये वैल्यू मिल गई 1। क्लियर है ना? अब अगर मुझे ये 0 चाहिए, दूसरा ये 0 चाहिए, तो ये 1 को मैं क्या करूंगा, ये 1 को मैं किसी अरे में स्टोर कर दूंगा और उसे आगे में यूज करूंगा उसे। तो ये आपको, ये जो है ये भी हम आगे जब कोई ऐसा टास्क देखेंगे जहां पे हमें नंबर्स को EEPROM में स्टोर करना होगा, तो वहां पे हम ये वाला टास्क देख सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मेरे पास,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सपोज कीजिए मुझे जे की वैल्यू यहाँ पे मुझे 0 नंबर स्टोर करना है, मुझे नंबर स्टोर करना है 0। तो लेकिन आपको यहाँ पे आस्की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 पे आपको 0 की आस्की वैल्यू क्या है, मतलब आस्की वैल्यू 0 आस्की वैल्यू का नंबर क्या है, आपका नल कैरेक्टर है ना, ये नल कैरेक्टर है, दिख रहा है सबको, ये देखिए 0 वाले डेसिमल पे आपके पास नल कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब अगर मुझे 0 चाहिए, मुझे कैरेक्टर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एट द एंड मैं क्या करूंगा, पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए, मैं इसे अपलोड कर रहा हूं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, प्लीज मुझे बाकी टीचर्स कंफर्म करें, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सर रिपीट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैम ने जो पूछा मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए आपको EEPROM के, मैं वापस से इसे क्लियर करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको जो एक ब्लैंक, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इस कैरेक्टर पे आपको इस लोकेशन पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, वहां पे मुझे 0 कैरेक्टर चाहिए, मुझे यहाँ पे 0 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रीड, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे +48 कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ ये देखिए, तो मैंने +48 किया, तो आपको कैरेक्टर कौन सा मिला, 0। आपने क्या किया, आपने एक्चुअली यहाँ पे आपने हमसे एक मिस्टेक हो रही थी, अज्यूम कर रहे हैं कि हमसे एक मिस्टेक हो रही थी कि अब यहाँ पे ये 0 स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये मुझसे गलती ये हुई कि मैं ये वहां पे कैरेक्टर 0 नहीं ला रहा था, मुझे लेकिन कैरेक्टर 0 चाहिए। तो आपके ये प्रोग्राम को आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि आप +48 करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपकी आस्की वैल्यू टेबल में देखें, 0 + 48 कितना होगा, 48। है ना, ये 0 + 48 आपका हुआ 48, और 48 का आस्की वैल्यू पे क्या है, कैरेक्टर 0। तो ये देखिएगा कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला लॉजिक जो है हम यूज करेंगे इसे भी। तो अभी के लिए अगर कोई कैरेक्टर चाहिए तो हमारे पास जो है ये इसे कैरेक्टर्स में देना होगा, ये जो नंबर है ये आस्की वैल्यू है। तो हम अभी के लिए हमें क्लियर हुआ कि हम रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं। रीड और राइट ऑपरेशन आपको समझ में आया EEPROM का? सर अगर हम ये कैरेक्टर सीरियल प्रिंट में कैरेक्टर ना लिखते हुए अगर सिंपल EEPROM लिखते हैं तो वो नंबर ही ले लेता है जो हमने वहाँ पे असाइन किया है। यहाँ पे मैम जैसे यहाँ पे क्या है कि serial.print है ना, ये 1 रीड किया यहाँ पे, serial.print में हमने 1 लोकेशन रीड की, +48 किया, तो यहाँ पे अगर मैं इसे भी अगर देखूं मे भी मुझे 0 ही मिलेगा, कैरेक्टर 0 ही मिलेगा, क्योंकि अभी हम सीरियल, ये देखिए हमें अभी क्या मिला है 48, आस्की वैल्यू हमें 48 मिला है। फिर उस आस्की वैल्यू को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है। मींस सर कैरेक्टर्स मेंशन करके कोड। यस मैम। आप यहाँ पे एकदम सिंपल मुझे लगता है ये होगा कि आप यहाँ पे कैरेक्टर भी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन EEPROM मेमोरी में आपका स्टोर क्या होता है, का वैल्यू, आस्की वैल्यू आपकी स्टोर होती है उस मेमोरी लोकेशन पे। आप जब वहां से वापस जब रीड करते हैं तो आपको रिटर्न में क्या आएगा, उसका कैरेक्टर, आस्की वैल्यू ही आपको रिटर्न आती है। आस्की वैल्यू, यस, आपको आस्की वैल्यू ही रिटर्न आती है, लेकिन उस आस्की वैल्यू को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टर। ओके ठीक है, वो टाइप चेंज कर, मतलब वो कैरेक्टर जो उसका जो ठीक है कैरेक्टर ही सिंबलाइज कर रहा है ना, ठीक है। तो आप उसे, क्योंकि एट द एंड
आपको एक्चुअली मेमोरी में आपका डाटा परफेक्टली स्टोर हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो हम अपने आप को दिखाने के लिए उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा एक क्वेश्चन, मतलब हमारा जो एक टास्क था कि EEPROM में राइट कैसे करना है, तो हमने EEPROM में राइट कैसे किया, तो हमने EEPROM कैरेक्टर, इंटीजर, ये जो है, ये डेसिमल, हेक्स वैल्यू, इनको कैसे डिफाइन करते कि हम कैरेक्टर पूछ रहे हैं या इंटीजर वैल्यू है या सिंपल नंबर है, कैसे? मैम जैसे जो कैरेक्टर होता है, जैसे मेरा नाम है सुमित, तो सुमित में जो पहला अल्फाबेट्स हैं वो सारे अगर हम उन्हें अगर डिवाइड कर दें कैरेक्टर्स में, तो एक एक कैरेक्टर होगा, एस एक कैरेक्टर होगा। फिर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम अल्फाबेट्स कहते हैं, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कैरेक्टर कहते हैं। ओके। जैसे इंग्लिश इंटीजर, जब अभी इंटीजर जे जो था वो हम कैरेक्टर में क्यों कन्वर्ट कर रहे थे? इंटीजर मैम देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है आस्क की वैल्यू में आपके पास कैरेक्टर्स ही आते हैं, लेकिन अगर जब आपको कैलकुलेशन जब करना होगा, जैसे मैंने कहा कि 500, 1000 ऐसे जब नंबर्स के साथ आपको अमाउंट के साथ कैलकुलेशन करना होगा, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स आपको ऑपरेशन यूज करके करना होगा। वो मैं उसे आपको अगले किसी टॉपिक में जरूर आपको वो क्लियर करूंगा। इंटीजर जो होता है वो आपका एक नंबर होता है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे इस मेमोरी में, यहाँ पे जो EEPROM मेमोरी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास आस्क की वैल्यू यूज होती है, और आस्क की वैल्यू सारी जो है वो सारी डिफाइन होती है आपके कैरेक्टर्स में। ये भले इस आस्क की वैल्यू में आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 0 1 2 3 4, ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपके कैरेक्टर है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर्स है सारे, हाँ ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी जो डाटा टाइप्स हैं वो 3 हैं, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। तो आगे बढ़ते हुए इसे मैं ले जाता हूँ बेसिक से। तो हमने एक ऑपरेशन देखा EEPROM डॉट राइट, एक ऑपरेशन देखा हमने EEPROM डॉट रीड। क्लियर हुआ? yes, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और ऑपरेशन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस मेमोरी में मैं अपना मोबाइल नंबर स्टोर कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, कैरेक्टर एरे है आपका मोबाइल नंबर, yes, है ना? मोबाइल नंबर जो है वो कैरेक्टर एरे है, मतलब एक एक कैरेक्टर है ये सारे, yes, सारे एक एक कैरेक्टर्स हैं। मैंने क्या किया कि मैंने इस मोबाइल नंबर को मैंने इस एड्रेस लोकेशन पे स्टोर कर दिया, जिसका एड्रेस लोकेशन स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, मैं यहाँ पे EEPROM डॉट राइट से अपना मोबाइल नंबर जो है वो स्टोर कर रहा हूँ अपने EEPROM मेमोरी के स्टार्टिंग लोकेशन 0 से। एक फर्स्ट 0 लोकेशन में मेरा पहला कैरेक्टर स्टोर होगा, फिर एड्रेस जो है आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 से आपका एड्रेस क्या हो जाएगा 1 पे फिर दूसरा कैरेक्टर आएगा। ऐसे करके मैं कितने कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे इस लूप के जरिए 10 कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि वापस से अपने एड्रेस लोकेशन को 0 कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ से इस EEPROM मेमोरी से ये डाटा रीड कर रहा हूँ कि मेरा वहां पे डाटा स्टोर क्या हुआ है। तो उसे मैंने जो आस्क की वैल्यू थे उसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर से आपके कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैं जब जैसे ही प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास एट द एंड मेरे पास आउटपुट क्या रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये देखिए मैं यस, तो आपने ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं यहाँ से यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट ln, मैं एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को वहां से और लिखा हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट ln। आपका कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए बताइए। मैं इस मोबाइल नंबर में से कोई भी एक कैरेक्टर दूं, जैसे 0 लोकेशन पे 8 है, फिर से 1 लोकेशन पे 8 है, 0 1 2 3 4 लोकेशन पे मेरे पास 3 है। अब मैं 4th वाला लोकेशन
इसका रीड करता हूँ। तो मैं यहाँ से इस EEPROM डॉट रीड एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। EEPROM डॉट रीड एड्रेस जो है वो मेरा है 4। मैं 4th वाला एड्रेस जो लोकेशन है उसे स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और फ्रॉम जगह चाहिए, ठीक है। तो और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू कैरेक्टर। सपोज मैं लिखता हूँ न्यू कैरेक्टर। सिंपल। और मैं इसे अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। तो मैं इसे वापस क्लियर करता हूँ, सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। तो 4th वाले मेमोरी लोकेशन पे आपको क्या दिख रहा है? 3। क्लियर? आपको ये टॉपिक EEPROM का टॉपिक जो है क्लियर हुआ? यस सर। हाँ? अब जो हमारा टास्क था, मैं वापस से पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सर आपका हार्डवेयर नहीं दिख रहा है। यस मैम, जो मोबाइल है वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कनेक्ट करके आपको हार्डवेयर का सेटअप दिखाता हूँ। यस मैम, अभी हार्डवेयर दिखा होगा आपको। यस सर। एक सेकंड, GSM चेक कर लेता हूँ। अभी वर्किंग है। तो पहले हम जो मेमोरी लोकेशन हमने स्टोर किए हुए हैं उन्हें क्लियर कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं अपना जो मेन जो टास्क है उसे अपलोड करता हूँ, GSM टेस्टिंग। जी 1 मिनट और लीजिए, कोई प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा जो प्रॉब्लम है उसका मेन वो आने का मेन रीजन ये रहता है कि हमने एडाप्टर से भी पावर सप्लाई दिया हुआ है और हमने अपने सिस्टम से भी पावर सप्लाई दिया हुआ है। तो मे भी आपको प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड इस वजह से भी दिखता है। तो यहाँ पे कोई मैसेज कर सकता है? आपके पास किसी के पास अगर नंबर हो? ओके सर। यस सर। तो नंबर सेंड करो। यस, एक मैसेज स्टोर करके सर मैसेज कर दीजिए। स्टोर मैसेज किया है सर आपने? सर नंबर बताइए फिर से। मैम नंबर तो हमारा नंबर है 8857970048। यस किया है सर मैसेज आपने? यस सर। हाँ सर। यस, ये देखिए। अब हमारे पास सर आपका नाम क्या है? सर आपने मैसेज जो किया है यस सर 877 वाला सर मेरा 8770। तो जैसे सर ने यहाँ पे मैसेज किया हुआ है, यहाँ पे सर ने मैसेज किया स्टोर। अब उनके पास मैसेज भी एक रिप्लाई आया होगा, नंबर स्टोर सक्सेसफुली। यस सर, आ गया। है ना? और यहाँ पे हमने ये जो नंबर है टेस्टिंग EEPROM मेमोरी, इस मेमोरी में हमने ये नंबर हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अपने पास यूजर नंबर स्टोर इन EEPROM और यहाँ पे लिख के आया हुआ है वेलकम टू वर्चुअल पाठशाला। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली, अब मैं इस सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट करता हूँ। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इससे पहले जब मैंने रिस्टार्ट किया था तो आपसे क्या पूछा जा रहा था? स्टोर यूजर नंबर।
अब मुझे ये यूजर नंबर नहीं पूछा जाएगा, मुझे डायरेक्टली मुझे कहेगा वो वेलकम टू वर्चुअल पार्सल, क्योंकि वो जो नंबर स्टोरेज वाला जो प्रोसेस था वो हमने उसे ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, तो हम उस प्रोसेस को स्किप कर रहे हैं यहाँ। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट करता हूँ, इस सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये देखिए इस सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और अब यूजर नंबर स्टोर वाला प्रोसेस आएगा ही। ठीक है, डायरेक्टली क्या आया, सेटअप कंप्लीट, और यहाँ पे आया हमारे पास वेलकम टू वर्चुअल पार्सल। तो ये कैसे हुआ, हमने कैसे किया, सिंपल, जो हमने अभी तक के देखा था वही सेम प्रोसेस है। मैं आपको एक बार कोड दिखाता हूँ। क्लियर हुआ सबको टास्क हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? Sir, only one number will be stored over there. मैम हम नंबर्स तो 5 भी स्टोर कर सकते हैं, 10 भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे सारे जो चेंजेस हुए वो प्रोग्राम से। Okay. तो अभी हमने एक ही किया है सर। जैसे हमने अभी एक ही किया, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है एक ही लिखा हुआ है। आप कितने बाइट्स, आपके पास मेमोरी कितनी है, EEPROM मेमोरी 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट्स, तो उतने वो मेमोरी में आप जैसे भी आप उसे यूज करना चाहे, उतने नंबर्स, उतना सारा डाटा भी उतना यूज। तो यहाँ पे जैसे देखिए हमने क्या किया, मैं सेटअप फंक्शन में आ जाता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेटअप फंक्शन, सर ये जैसे आपने सर EEPROM मेमोरी में आपने स्टोर किया नंबर, तो सर ये फ्लैश मेमोरी में हमने क्यों नहीं किया? उससे भी इसमें ज्यादा सर किलोबाइट्स होता है। सर फ्लैश मेमोरी जो है आपकी, ये आपका सर प्रोग्राम के लिए यूज होता है। आप ये जो प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं ना, उसके लिए यूज होती है फ्लैश मेमोरी। ओके। हमें अगर कोई एक्सटर्नली कोई डाटा अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास EEPROM है। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रोग्राम लिखा, मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया, टी वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने EEPROM मेमोरी से 11th वाला जो मेमोरी लोकेशन था उसे रीड किया, उसे मैंने रीड किया। तो जो भी 11th वाले मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा होगा वो मेरे टी वेरिएबल में आ जाएगा। क्लियर? यस। अब मैंने क्या किया कि जब मेरा टी वाला जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये अगर मेरे दूसरे इस लॉक वाले वेरिएबल से इक्वल है, ये लॉक वाला वेरिएबल क्या है, तो ये लॉक वाला आपका वेरिएबल है y, एक कैरेक्टर y, ये कैरेक्टर वेरिएबल है लॉक। ठीक है, इसमें क्या स्टोर किया हुआ मैंने, y। अनलॉक एक वेरिएबल है जिसमें मैंने कैरेक्टर n स्टोर किया हुआ। तो मैंने कंपेयर किया कि क्या मेरा 11th वाले लोकेशन पे y स्टोर है या नहीं, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया। ठीक, तो फर्स्ट टाइम जब नंबर ही कोई स्टोर नहीं होगा तो क्या करेगा, ये वाला जो लोकेशन है ये ब्लैंक रहेगा, 11th वाला जो लोकेशन है वो ब्लैंक रहेगा। तो मेरे जो हमने इससे पहले जो प्रोसेस किया था उसमें ही आ गया स्टोर यूजर नंबर, इफ स्टोर रिसीव मैसेज इक्वल्स टू स्टोर। जैसे ही ये मेरे पास मैसेज रिसीव हुआ स्टोर, मैंने क्या किया, अपने मेमोरी लोकेशन पे 11 नंबर की मेमोरी लोकेशन थी, वहां पे वो लॉक वाला जो वेरिएबल है वो स्टोर कर दिया। क्लियर? तो आपके 11th वाले मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर हुआ है, y। सर मतलब 10 कैरेक्टर हमने, मतलब 10 लोकेशन हमने 10 कैरेक्टर के लिए लिए और 11th को लॉक कर दिया है, ऐसा मीनिंग है क्या? नहीं मैम, यहाँ पे आप ये 11th की जगह पे ये 100 भी ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग के जो 10 लोकेशन थे उसको मैंने मोबाइल नंबर के लिए यूज किया हुआ है, और मेरा जो 11th वाला जो लोकेशन है उसके लिए मैंने एक सिंगल वेरिएबल ले लिया, एक कैरेक्टर ले लिया कि वहां पे ये कैरेक्टर जाके स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे मेरे जैसे ही मेरे ये स्टेटमेंट मेरा कंपेयर हुआ, जैसे अगर अब जैसे क्या करते हैं, वापस से एक और काम करते हैं, मैं आपका एक और बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले इस मेमोरी लोकेशन को वापस से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे अभी आपको प्रॉब्लम तो अपलोडिंग बोर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई भी कनेक्टेड है हमारा ऑडियो के साथ, ये और लैपटॉप से भी डाटा कनेक्टेड। मैं ऐसे पावर सप्लाई को निकाल देता हूँ। दूसरा जो मेरे पास सीरियल मॉनिटर यूज हो रहा है,
ये भी एक प्रॉब्लम देता है आपको प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड के लिए। मैं दोनों चीजों को यहाँ से रिमूव करके वापस से प्रोग्राम अपलोड करके देखता हूँ। यस, प्रोग्राम अपलोड हो गया। अब मैं वापस से इसमें हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो अपलोड। तो मैंने वापस ये प्रोग्राम अपलोड कर दिया, इसलिए मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वापस से आपसे पूछा जा रहा है स्टोर यूजर नंबर। सर अभी आप यहाँ पे स्टोर की जगह पे स्टोर यूजर नंबर, स्टोर की जगह पे सर आप यहाँ पे हेलो मैसेज कर दिया। रिसीव हुआ। अब देखिए मुझे हेलो मैसेज रिसीव हुआ है, लेकिन फिर से आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वापस से क्या पूछा गया है यूजर। क्यों? अब यहाँ पे जब कोई मशीन बना रहे हैं, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हम एग्रीकल्चर के लिए मोटर को कंट्रोल करने की एक मशीन बना रहे हैं, तो क्या वो जो एग्रीकल्चर की मोटर को हर कोई ऑन ऑफ कर सकता है क्या? किसी के पास तो उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, नहीं। वही सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते या उसके घर वाले ही उसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिसे भी वो नंबर देना चाहे वो उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से अगर प्रोटेक्टेड नहीं बनाएंगे सिस्टम, तो कभी कभी बातों हम बता देते हैं कि ये मेरा मशीन है मेरे एग्रीकल्चर में, तो मैंने ये मशीन लगाई थी, ऐसे मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी मस्ती के लिए वापस से ऑन ऑफ करते रहेगा, क्लियर? लेकिन अगर हमने एक ही नंबर उसमें स्टोर किया कि अगर इस मोबाइल नंबर से वहां पे अगर मैसेज आता है ऑन या ऑफ का, तो ही वो मशीन ऑन ऑफ होगी। तो यहाँ पे जैसे ही आपने हेलो भेजा, तो इस मशीन ने आपको क्या रिप्लाई दिया वापस से, स्टोर यूजर नंबर। तो मैं अगर मशीन बेच रहा हूँ, तो मैं अपने यूजर को बता दूंगा कि जब तक इस पे स्टोर मैसेज नहीं जाएगा, तब तक ये आपका नंबर स्टोर नहीं करेगा। अब सर वापस से यहाँ पे आप स्टोर मैसेज करें। सर मतलब अगर हम मेमोरी इरेज करते हैं तो ही ये बार बार स्टोर नंबर पूछेगा, अदरवाइज पावर ऑन ऑफ होता भी है तो भी वो स्टोर का ये नहीं पूछेगा, मतलब यूजर का स्टोर नंबर नहीं पूछेगा। यस मैम, जब तक कि आप इस EEPROM को वापस से अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, तब तक कि आपका जो नंबर है वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर रहेगा। ओके सर। है ना? अब जैसे मैं यहाँ से पावर ऑफ भी कर दूंगा ऑडियो से, जब वापस से भी स्टार्ट करूंगा, तो भी ये सिस्टम में आपका नंबर स्टोर नहीं रहेगा। जैसे सर ने अभी नंबर दिया स्टोर, तो वहाँ पे आ गया नंबर स्टोर सक्सेसफुल। और डायरेक्टली अब ये वेलकम टू वर्चुअल पार्टीशन का मतलब ये है कि हमारा जो मेन कोड है, अब वो आपका यूज होगा। क्यों? जैसे कल हमने एलईडी को ऑन ऑफ किया था, तो एलईडी को ऑन ऑफ कौन कर पाएगा? सिर्फ स्टोर नंबर है भाई। यहाँ पे अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को वापस से यहाँ से रिस्टार्ट। अब मुझे इस सिस्टम से मुझे वापस से स्टोर नंबर वाला प्रोसेस नहीं है। अब डायरेक्टली क्या आया, वेलकम टू वर्चुअल पार्टीशन। अब इसमें अगर कोई मैसेज भी अगर करेगा, तो वो मैसेज भी डिलीट होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप EEPROM मेमोरी का यूज कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर प्लीज कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे किसी को सर मुझे और ऑपरेट करने देते हैं, तो मैं ये स्टोर करके बोलूंगा कि आप स्टोर से मैसेज करें, तो उसका नंबर स्टोर हो जाएगा और वो फिर उसको नहीं सर, यहाँ पे यूज कर सकते ये जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब ये आ रहा है यहाँ पे कि आपने फर्स्ट टाइम आपने अपना नंबर स्टोर किया हुआ है ना। अब आप चाह रहे हैं कि आप किसी और को भी कहें कि आप अपना भी नंबर स्टोर करो, तो मेरे पास मशीन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मैं 2-3 नंबर स्टोर कर सकूं। उसका सर लॉजिक इस तरह से बनाना होगा कि जैसे हमने अभी क्या किया है, हमने ऐसा कुछ यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है
जिससे मैं दूसरा और तीसरा जो नंबर है वो मैं स्टोर कर सकूं। अज्यूम कीजिए कि इस प्रोग्राम में ऐसा लिखूं अगर मैं, ठीक है, ये वर्चुअल जो डायरेक्टली अगर मैं इस प्रोग्राम में मुझे अगर मैं मैसेज पास करता हूं कैपिटल D, मतलब या मैं डिलीट मैसेज पास करता हूं अपने स्टोर वाले नंबर से, तो जैसे ही मुझे डिलीट वाला D वाला मैसेज मुझे मिलेगा, डिलीट मैसेज मुझे जैसे ही मिलेगा, तो मेरा जो 11th वाला जो मेमोरी लोकेशन है वो मेरा इरेज हो जाना चाहिए अपने आप। अब 11th वाले लोकेशन जब Y रहेगा ही, जब आपका जब सिस्टम जब रीस्टार्ट होगा या वापस से जब शुरू होगा तो वापस से आपसे पूछा जाएगा इसको यूजर नंबर। तो ये सर आपका लॉजिक है कि आप अपने सिस्टम को क्या बनाना चाहते हैं। आप अगर 5 नंबर भी यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप 5 नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने जैसे सिस्टम स्टार्ट हुआ, अज्यूम करते हैं मैं एग्रीकल्चर का मोटर बना, तो जब मैं किसी दुकानदार के पास या जब किसी दुकान पे वो मोटर लेने मशीन लेने गया तो आप मेरे पास आए, मुझे ये मशीन चाहिए, तो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं आपको जब मशीन दे रहा हूँ तो आपका नंबर वहां पे ऐड करके दे देता हूँ कि जैसे ही आप मशीन आप ऐड करोगे तो आपको मैसेज आएगा, योर नंबर स्टोर सक्सेसफुली, प्लीज ऐड अनदर नंबर इफ यू वांट। तो अगर आप वहां पे यस मैसेज करो तो आपको वापस से मैसेज आए कि सेंड मैसेज फ्रॉम दैट नंबर, तो आप उस नंबर से जब जैसे ही मैसेज करो स्टोर तो आपका वो दूसरा मैसेज भी स्टोर होगा। फिर से आपके पास मैसेज है 2 numbers आर स्टोर सक्सेसफुली, आर यू विलिंग टू स्टोर अनदर नंबर, तो अगर वहां पे आप नो मैसेज करो तो वो आपके दो मैसेज जो 2 नंबर्स हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। फिर इन केस उन 2 नंबर्स में से एक अगर नंबर बंद भी हो जाता है तो आपके मैसेज आपके मोबाइल नंबर से या उनके मोबाइल नंबर से आप वापस से मैसेज करो कि आई ऐड वाला, कि कोई ऐड मैसेज करो, आप ऐड करके मैसेज जैसे ही भेजोगे तो वो सिस्टम आपसे पूछ नहीं चाहिए, तब उस सिस्टम का रिप्लाई आएगा आपको यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, तो आप वापस से मैसेज नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो ये जितनी सर आप मशीन जैसे भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो कांसेप्ट है कि नंबर परमानेंट कैसे रहेगा, ये बेसिक आइडिया सबके लिए क्लियर हुआ? यस सर। सर आप एक कोड सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे? जी मैम, मैं शेयर कर देता हूँ। किसी का मैम पुष्पा मैम आज आपने क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं आज शायद से आप बिजी हैं या है वहाँ पे? नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, बहुत अटेंटिवली सुन रही हूँ सर, and I was understanding everything. सभी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, तो मेरे क्वेश्चन भी वही थे मोस्टली, so you have answered it properly, तो मैंने सुन भी लिया, I have understood sir. थैंक यू मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा जो ऑडियो मास्टर का जो चल रहा है, आप और अपने एटीएल इंचार्ज जो आपके आसपास के टीचर्स हैं, आप उन्हें भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जो अटल इनोवेशन मिशन से जो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वो इतना डीपली नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत बड़ी कंपनीज है। तो अगर चाहते हैं कि आपके दूसरे भी टीचर्स इस इवेंट के साथ जुड़े, प्लीज आप उन्हें जुड़ाइए, उन्हें आप कहें कि क्लास ऐसा ऐसा रन हो रहा है, क्योंकि मुझे आपको 10 को पढ़ाना है या 30 को पढ़ाना है, मेरे लिए एनर्जी उतनी नहीं है। नहीं सर, अभी जो आप ये करवा रहे हो ना सर, ये उनके वो जो प्राइवेट कंपनी से जो भी हम लोगों ने जो पैकेजेस खरीदे हैं और वो ऑब्लाइज्ड है हमारे साथ कनेक्टेड होने के लिए, तो वो लोग इतना डीपली नहीं पढ़ा रहे इस चीज को। दे आर टीचिंग फ्यू सेंसेस, थोड़ा सा MIT ऐप, थोड़ा स्क्रैच प्रोग्रामिंग, थोड़ा पाइथन, दैट्स ऑल। ज्यादा नहीं है उनके कोर्स करिकुलम में। इसीलिए मैं आप तो काफी डेप्थ में पढ़ा रहे हो सर। मैंने भी अटेंड किया है, वो इतना डेप्थ में लेके नहीं जाते, एक्चुअली टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा होता है उनके पास, 3 दिन में कवर करना होता है, तो बहुत जल्दी, मतलब इतना जल्दी भगाते हैं कि पता ही नहीं चलता। इवन मैंने तो कंप्लेंट्स भी कर दी थी, मैंने कहा आप सेशन तो ले रहे हो, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, बट उनको ये होता है कि हमने टारगेट्स पूरे करने हैं, कि इतने हमने डिलीवर कर दिए लेक्चर्स है, फिर ये रहता है, बट आप अच्छे से करवा रहे तो बहुत अच्छा। यस थैंक यू मैम। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप दूसरे टीचर से भी आप कहें कि इस सेशन से जुड़े,
ताकि मेरी जो एनर्जी है और थोड़ी सी मैं अपनी एनर्जी बढ़ा सकूं, और ज्यादा जैसे जैसे और ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे भी सीखने को मिले। ठीक है सर, मैं कन्वे करती हूँ अपने स्कूल में, कन्वे जो भी हम ATM में मेंबर्स है Yes. मैं उन्हें कन्वे कर दूंगी। Yes. और टाइम भी ऐसा है बेसिकली उस टाइम पे, अब तो वैसे भी हम लोग घर पे ही हैं तो जरूर शायद अटेंड करेंगे। जैसे जैसे सर मैम आगे जाएंगे, मैं अपने शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करूंगा कि मैं आपको ये वाला कोर्स एंड होने के बाद या इसके साथ साथ मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स इसी तरह से लाइव लेने की कोशिश करूंगा। मशीन लर्निंग क्या है, AI कैसे वर्क करता है, लेकिन थोड़े से अगर टीचर्स अगर ज्यादा जुड़ते हैं, जैसे देखिए आज हमारी स्ट्रेंथ है ओनली 10 टीचर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप अज्यूम कीजिए कि मुझे तो एनर्जी उतनी लग रही है, हम 2 o'clock से हमारा सेशन टाइमिंग 3 o'clock है, बट हम कभी कभी हमने 4 o'clock तक के सेशन लिया हुआ है। यस सर। ठीक मैम। सर अगर आप में से किसी का भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछें। अगर आप सेशन वापस से अगर आपको रिपीट करना होगा तो मैं YouTube की जो लिंक है आपको शेयर कर दूंगा इवनिंग तक के, आप उसे देख के भी आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे WhatsApp पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सर आपको PA का पता है सर? यस मैम, PA से रिलेटेड पूछिए। सर वैसे सर इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा है, एक जनरल क्वेश्चन। सर मैं अभी धीरे सीख रहा हूँ, मैं तो आर्डिनो भी एक किट रहता है सर और एक रास्पबेरी पाई किट रहता है, तो सर वो ज़्यादा एडवांस है, मैं समझ में आया। लेकिन क्या सर हम जो भी आर्डिनो प्रोजेक्ट है क्या हम रास्पबेरी पाई किट में भी कर सकते हैं या फिर वो उसके अलग उसमें अलग प्रोजेक्ट होगा? एक्चुअली सर कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर के शायद हम अगर पहले भी हमें जो हमारा बेसिक रिसर्च होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी बना रहे हैं अगर उसको अगर प्रोडक्ट लेवल पे लेके जाना है, प्रोडक्ट लेवल पे, तो ऑर्डिनो आपका सर पहले हमें कॉस्ट देखना, हमें अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट का हमें आइडिया देखना होगा कि एक्चुअली हमें बनाना क्या है। अब अगर जैसे मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर को अगर टेस्ट करना है तो मैं वो ऑर्डिनो नैनो से या ऑर्डिनो यूनो से ही टेस्ट करूंगा, ना कि रास्पबेरी पाई से यूज करूंगा। या ऑर्डिनो अल्ट्रासोनिक सेंसर को अगर मुझे वर्क कराना है तो मैं ऑर्डिनो यूनो से ही करूंगा। रास्पबेरी पाई जो है सर आपका वो एक्चुअली वो एक मिनी कंप्यूटर है। आप वहां पे यहाँ पे ऐसे ऑर्डिनो में आप सिंगल टास्क कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे एक ही टास्क कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई में सर एट टाइम आप 2-4 टास्क कर सकते हैं। तो रास्पबेरी सर पाई जो है वो एडवांस है, लेकिन जो आपके जो पहले जो आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऑर्डिनो इसलिए बेसिक से इसलिए आपको सीखना होगा क्योंकि ये जो सब सेंसर्स हैं, ये सारे सेंसर्स आपको ऑर्डिनो पे इजीली समझ में आएंगे। रास्पबेरी पाई में सर इनको काम करना है और सिंपल है। यस, रास्पबेरी पाई के लिए आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना। तो वापस से एक और सिंटैक्स फ्री लैंग्वेज, यहाँ पे आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग में आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं कि कोलन एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोलन लगाना हमें जरूरी है। तो ये है रास्पबेरी पाई भी हम सब सीखेंगे। आप सबका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे सब मिलके। और किसी का मैम सर कोई क्वेश्चन? हेलो सर, आपने वो लाइब्रेरी कैसे इन्वॉल्व किया है? EEPROM की? हाँ यस। वो लाइब्रेरी जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाना होगा स्केच ऑप्शन में, स्केच ऑप्शन से इंक्लूड लाइब्रेरी से यहाँ पे EEPROM। और किसी का क्वेश्चन? सर ये हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल से मैम ये जो हैश इंक्लूड जो है वही उसे हेडर में। अब जैसे ये जो है बट क्या है? अब जैसे मैम आपका ये है आपका एक पेज है, ठीक। अब आपको यहाँ पे ऐसे 100 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपने इस पेज पे लिखे। अब तो ये तो पेज आपका भर गया। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप एक दूसरा पेज लेंगे, उस पे भी आप आगे की प्रोसेस देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये 100 लाइंस को एक लाइब्रेरी बना दी,
एक फाइल बनानी और आपको ये 100 लाइंस नहीं लिखनी, आपको अब सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ पे एक लाइन में इंक्लूड कर, इसे कहते हैं हिडन। वो हिडन रहती है लेकिन आपके प्रोग्राम में रहती है। मतलब यहाँ पे प्री डिफाइन फंक्शंस और ये सारे डिफाइन होते हैं। सारे डिटेल्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको नहीं पता है, आपको यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं EEPROM, तो ये EEPROM डॉट राइट इस फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ है, तो ये इस फाइल के अंदर, ये फाइल है आपकी, तो हमारे पास C फोल्डर में रहती है और C से हम जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स से ऑर्डिनो से फिर हम जाते हैं लाइब्रेरीज से फिर यहाँ पे आपके पास EEPROM इसमें नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें कोई एक बेसिक GSM दिखा देता, ये देखिए एक GSM की यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, तो ये देखिए इसके ये जितने भी इसके सोर्स कोड है ये यहाँ पे आके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इतना सारा एक लाइब्रेरी के पीछे इतना सारा, इसमें से अगर मैं आपको एक अगर कोई फाइल दिखाना चाहूँ तो ये देखिए अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन बन गया, बट हम क्या यूज कर रहे हैं, हम सिंपली उस लाइब्रेरी को, तो ये हम आगे हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पे है ये जो है ये EEPROM डॉट है, ये किसी ने तो यूजर ने बनाई होगी। यस सर। तो हमें जब ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाने होंगे जहाँ पे अगर LCD के मेरे खुद के फंक्शन हो तो वहाँ पे मैं लिखूंगा डैश इंक्लूड और यहाँ पे लिखना है my LCD डॉट h, तो ये मेरी जो लाइब्रेरी होगी my LCD वो ऐड होगी। क्लियर? सर ये बढ़िया होगा अगर आप हमें खुद बता दें कि लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है अपनी। यस मैम, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लिखे हुए हैं मेरे पास अपनी डायरी में, जो भी आप पूछते हैं तो टाइम टू टाइम मैं अपडेट करते रहूंगा। सर ये आप जैसे आप हमें पढ़ाते हैं, बोलिए सर। हाँ, तो ये जो बेसिकली C++ लैंग्वेज ही होता है क्या सर आर्डिनो, या फिर कुछ ये पूरे फंक्शंस में भी काम करेंगे? ये सर CPP ही होता है, इसमें ही आर्डिनो में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सर आप जैसे GSM जो सॉफ्टवेयर सीरियल हमने लाइब्रेरी ऐड की हुई है, तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी हमने ऐड की, ये मॉड्यूल ऐड किया, इसका ये क्लास क्या है सॉफ्टवेयर सीरियल, इसका ये ऑब्जेक्ट माय सीरियल क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये CPP ही लैंग्वेज इसमें यूज की हुई है। C++ में जैसे मेन फंक्शन होता है, इसमें सेटअप फंक्शन है। यस, यहाँ पे लूप फंक्शन है। यस, यहाँ पे सर इन्होंने सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि जब भी सेटअप फंक्शन कॉल होगा वो वन टाइम यूज होगा, जब भी लूप फंक्शन कॉल होगा तो वो कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। तो उन्होंने उसे डिफाइन किया होगा कि सेटअप का मीनिंग ये है, लूप का मीनिंग ये है। अब जैसे मेन फंक्शन जैसे C++ में जैसे सर और भी कांसेप्ट होते हैं, पॉइंटर्स, वो भी सब यहाँ पे आर्डिनो में यूज होते हैं कैसे क्या? अगर सर ऐसा कोई प्रोग्राम अगर बना सके जिसमें पॉइंटर्स यूज हो, जिसमें आपके हुक्स के कंसेप्ट यूज हो, तो वो सर यहाँ पे यूज होंगे, लेकिन इतना डेप्थ में जाने के लिए उस लेवल की सर प्रोग्राम हो जाती है। यस मैम, आप पूछ रहे थे। नहीं सर, मतलब सर ये पूछ रहे, जब आप सर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप अलग से ऐप यूज करते हैं सर ये सारा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए? OBS सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ। ओके सर, बिकॉज़ इसमें है नहीं ना सर, गूगल मीट में नहीं है कोई रिकॉर्डिंग का कांसेप्ट। OBS सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मैं, ओके उसी से ही रिकॉर्डिंग होता है और फिर मेरी जो टीम है उसे एडिट करके मैं अपलोड करता हूँ।
ओके सर, थैंक यू सर। सो अभी सर एक और क्वेश्चन है बस यस सर। यहाँ पे टॉपिक सर मैं ये पूछ रहा था कि सर वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स कौन से हैं सर जो हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, जैसे कि हम आइडिया जैसे जैसे आपने जैसे सर अल्ट्रासाउंड सेंसर बताया, ये सेंसर बताया, और क्या सर सर एक्चुअली हम यहाँ पे कौन से यूज करते हैं सर? हम यहाँ पे सर क्या करते हैं, जितने भी हमारे एडीएल लैब में हैं, आप सर कौन से स्कूल से हैं? सर केंद्रीय विद्यालय विदिशा छत्तीसगढ़ में। आपके यहाँ पे सर जितने भी सेंसर्स अवेलेबल है एडीएल लैब में, वो सर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंसर देखते जाएंगे। मैं हर सेंसर के ऊपर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताते जाऊंगा कि ये यहाँ पे ये इसका मेन पर्पस ये है, इसका मेन पर्पस ये है। उसके बाद आइडियाज आपकी, अब जैसे मैंने जीएसएम बताया, तो मैं जीएसएम बताने के पीछे मेरा ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एक ही प्रोजेक्ट बता रहा हूँ एग्रीकल्चर। अब सर आप जीएसएम को ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, हजारों आपके आइडियाज होंगे वहां पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको सेंसर यूज कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आपसे बहुत सारे आइडियाज, आपसे आपके बच्चों के पास ही जब नॉलेज जाएगा तो उनसे आपसे 10 आइडियाज आई, आपके 100 बच्चों से ऐसे 10,000 आइडिया हो जाएंगे। यस सर, अगर हमें डिफरेंट टाइप के सेंसर्स पता चले तो हम आइडियाज कैसे बना सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर, वही मैं पूछ रहा था। आप सर ये जो वीडियोस हैं आप अभी के लिए आपके जो सारे स्कूल्स में ऑफ है, तो आप स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, जो मैं YouTube का लिंक शेयर करता हूँ, आप उन्हें भी भेज सकते हैं, और वो फिर फ्यूचर में हम जब उनके लिए स्कूल के जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए भी होगा। श्योर सर। यस, सो मैम इस सेशन को मैं एंड करता हूँ फिर अभी, और जो स्वाति मैम का जो क्वेश्चन है उसे देते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ